थोड़ी ही देर बाद उसने खाली कप ट्रे में जमा किए और ट्रे उठाकर अंदर चली गई। ये लड़की कौन है, कहाँ से मिली तुम्हें? दुर्गा ने कल्पना के जाने के बाद सीता की तरफ देखते हुए पूछा। कल्पना नाम है इसका, लावारिस है, बड़ा अन्याय हुआ है इस पर। सीता ने गहरा सांस लेते हुए कहा और फिर उसे कल्पना के बारे में बताने लगी। मैंने इसे 2 बातों के कारण छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो कह रही थी अगर इसे छोड़ दिया जाता तो ये या तो दोबारा बदमाशों के हत्थे चढ़ जाती या पुलिस के। दोनों सूरतें हमारे हक में ना होती। ये हमारे बारे में सब कुछ उगल देती, जिससे हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। वैसे मैं इस ख्याल से भी इसे अपने साथ ले आई हूँ कि अब इस दुनिया में इसका है कौन। किसी का हाथ लग गई तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या ये तुम्हारी असलियत से वाकिफ है? दुर्गा ने पूछा। ये हमारी असलियत से वाकिफ नहीं, लेकिन इसे जीजा जी कहती है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ी बेशर्म हो गई हो तुम। दुर्गा भी मुस्कुरा दी। कल्पना बहुत अच्छी लड़की है। सीता ने उसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा। मैं एक ही रात में इसके बारे में अंदाजा लगा चुकी हूँ। तुम बहुत अरसे से अकेली रह रही हो। तुम इसे अपने पास रख लो, तुम्हारे काम कर दिया करेगी और तुम्हें भी आसानी हो जाएगी। अगर तुम ये बात ना भी कहती तो मैं इसे तुमसे मांग लेती। दुर्गा ने कहा। वाकई बहुत अच्छी लड़की है। थोड़ी देर पहले मैं किचन में बर्तन धो रही थी तो ये भी वहाँ आ गई और जबरदस्ती मुझे हटाकर बर्तन धोने लगी और चाय भी इसी ने बनाई थी। क्या वाकई? सीता उछल पड़ी। बड़ी खुश जायका चाय थी। इसका मतलब है कि वाकई तुम्हारे काम की है। लेकिन अगर कभी पिताजी की नजर इस पर पड़ गई तो चुप रहो। दुर्गा ने उसे डांट दिया। अपने बाप के बारे में ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। बाप ही ऐसा हो तो क्या किया जाए? सीता डटाई से मुस्कुरा दी। इसका तजर्बा तो तुम्हें भी है दुर्गा देवी। ठीक कहती हो। दुर्गा ने गहरा सांस लिया। इस बुढ़े का वैसे कोई भरोसा नहीं है, मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा। कल्पना के वापस आ जाने से मौजू बदल गया। अच्छा भाई तुम लोग बातें करो, मैं रात के भोजन की तैयारी करूं। दुर्गा कहते हुए उठी तो कल्पना भी उसके साथ ही उठ गई। मैं भी आपके साथ चलती हूँ, काम में हाथ बटाऊंगी, उसने कहा। दुर्गा कुछ कहने के बजाय मुस्कुरा कर रह गई। हम देर तक बातें करते रहे। हमारे पास सिर्फ एक ही मौजू था, कल रात हवेली में रूनमा होने वाले वाकयात। पुलिस की तफ्तीश किस नतीजे पर पहुंचेगी? कैप्टन गोपाल की लाश देखकर पुलिस का ये अंदाजा तो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ था कि वो किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना है। बेडरूम से सीता और कल्पना के फटे हुए कपड़ों से उसकी तस्दीक भी हो गई थी, लेकिन उस गंजे की लाश को कहां फिट किया जाए? पुलिस के लिए ये केस यकीनन बहुत पेचीदा साबित होगा, लेकिन मेरे खदशात बहरहाल अपनी जगह पर मौजूद थे। पुलिस ने हवेली से फिंगरप्रिंट्स भी उठाए थे। मेरे प्रिंट्स की तो जाहिर है शिनाख्त नहीं हो सकेगी, लेकिन पुलिस किसी शुबे की बिना पर अगर सीता के प्रिंट्स को चेक करने की कोशिश करे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसमें शुबा नहीं कि पुलिस बाज़ औक़ात सामने की ऐसी बातों को भी नजरअंदाज कर देती है जिनसे फौरी तौर पर कोई मुस्बत नतीजा अखज़ किया जा सकता हो, लेकिन बाज़ औक़ात बाल की खाल निकालते हुए ये पुलिस वाले बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। सीता ने कैप्टन गोपाल को मर्दानगी से महरूम कर दिया था। कटे हुए उज़्व से ही पुलिस इस नतीजे पर पहुंची थी कि गोपाल किसी औरत के इंतकाम का निशाना बना था। कोई ऐसी औरत जो अपनी मर्जी के खिलाफ कैप्टन गोपाल की हवस का शिकार हुई थी। अगर किसी ज़हीन पुलिस ऑफिसर ने किसी तरह ये पता चला लिया कि कभी सीता कैप्टन गोपाल की ज्यादती का शिकार हुई थी तो गड़बड़ हो सकती थी। सीता के साथ वो अफसोसनाक वाकया जयपुर में पेश आया था। मुजरिम तो गोपाल था, मगर उसने फौज में अपने ओहदे और ताल्लुकात से काम लेकर सीता के एक गरीब मुसलमान दोस्त को फंसा दिया था और पुलिस ने उसे मार मार कर मौत के घाट उतार दिया था। ये कोई मामूली वाकया नहीं था। सीता ही के कहने के मुताबिक जयपुर में इस वाकया को खासी शोहरत भी मिली थी। जैसलमेर अगरचे जयपुर से 650 किलोमीटर दूर था, मगर आज के दौर में फासले कोई मानी नहीं रखते। किसी खबर को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में चंद सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। वो खबर जैसलमेर के अखबारात में भी छपी होगी और अगर किसी पुलिस ऑफिसर के जहन में वो याद ताज़ा हो गई तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश जरूर करेगा। हवेली से मिलने वाले उंगलियों के निशानात को सीता की उंगलियों के निशानात से मिलाने की कोशिश जरूर की जाएगी। जयपुर में उसके घर से ऐसी चीजें मंगवा ली जाएंगी जो उसके इस्तेमाल में रही होंगी और जब निशानात मिल जाएंगे तो पुलिस को 2 और 2 का नतीजा अखज़ करने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दूसरी तरफ गंगो था जो फरार हो गया था। पुलिस को किसी खुफिया जरिए से हवेली के बारे में इत्तला मिली थी। हो सकता है पुलिस को ये इत्तला गंगू ही ने दी हो, या मुमकिन है वो हवेली से फरार होकर सीधा बूढ़े ठाकर बलबीर सिंह के पास पहुंचा हो और बलबीर सिंह ने पुलिस को गुमनाम इत्तला दे दी हो। हो सकता है पुलिस को इत्तला उन दोनों में से किसी ने ना दी हो। कोई तीसरा शख्स। रात को हवेली में फायरिंग भी हुई थी और कल्पना की चीखें भी गूंजी थी।
कोई ऐसा शख्स जिसने चीखों और फायरिंग की आवाजें भी सुनी हों और उसने गुमनाम रहकर पुलिस को खबर कर दी हो। लेकिन मैंने ये ख्याल भी जहन से झटक दिया, अगर किसी को किसी गड़बड़ का शुबा हुआ भी था तो उसे रात ही को पुलिस को इत्तला दे देनी चाहिए थी। आज दिन के 11 बजे तक इंतजार क्यों किया? मैं जितना सोचता उतना ही मेरा जहन उलझता चला गया। मामला खासा पेचीदा हो गया था। सीता को अब भी मेरे ख्यालात से इत्तफाक नहीं था। वो खासी मुतमईन थी। उसके ख्याल में पुलिस किसी तरह भी जैसलमेर में उसकी मौजूदगी का सुराग नहीं लगा सकती थी। हम दोनों लान ही में बैठे रहे और जब कल्पना ने खाना लग जाने की इत्तला दी तो हम उठकर अंदर आ गए। उस वक्त भी खाने में 2-3 डिशें थी जो सब की सब सब्जियों से तैयार की गई थी। मैं सब्जी खोरों में फंस गया था और कई रोज से गोश्त खाने को नहीं मिला था। खाने के बाद हम लाउंज में बैठे देर तक बातें करते रहे। कल्पना किचन धोने के बाद सफाई वगैरह कर रही थी। उसने दुर्गा को कई कामों से फारिग कर दिया था। काम से फारिग होकर वो भी हमारे पास आकर बैठ गई। उसे देखकर कहा जा सकता था कि उसके जहन से हर किस्म का डर खौफ निकल गया था और यहाँ वो पूरी तरह मुतमईन थी। रात का 1 बज गया। मुझे नींद आने लगी तो मैं उठकर वापस उस कमरे में आ गया जो हमने यहाँ पहले ही मुंतखब कर लिया था। मैं बिस्तर पर लेटते ही नींद की आगोश में पहुंच गया। सुबह मुझे बुरी तरह झंझोड़ कर जगाया गया। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी। इस तरह जगाए जाने से आंखों में मिर्चें सी लग रही थी और दिमाग में सनसनाहट हो रही थी। ए महावीर सिंह, उठो, जल्दी करो। सीता मेरे कंधे को झटका देते हुए तेज लहजे में बोली। क्या है? मैंने खाबीदा लहजे में पूछा। कयामत आ गई है क्या? वो कयामत से भी बड़ी चीज है, सीता बोली। पिताजी आ गए हैं, जल्दी उठो, भागो यहाँ से। मेरे दिमाग में जोरदार धमाका हुआ और आंखें पूरी तरह खुल गईं। मैं एक झटके से उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। कहाँ है तुम्हारे पिताजी? मैं बदहवासी में इधर उधर देखने लगा। वो बाहर गली में मौजूद हैं, अंदर आने ही वाले हैं, सीता ने कहा। मेरे दिमाग में एक और धमाका हुआ। मैं बेड से उतरकर जूते पहनने लगा। उसके साथ ही मैं सोच रहा था कि अगर सीता का बाप बाहर गली में मौजूद है तो हम हवेली से कैसे निकल सकेंगे। हवेली की दीवारें भी इतनी ऊंची थी कि उन पर चढ़ना महाल था और बाहर जाने का कोई और रास्ता भी मुझे अब तक नजर नहीं आया था। मैंने उठकर सीता की तरफ देखा। वो शबे ख्वाबी के लिबास में थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सता हुआ और आंखें सुर्ख हो रही थी। जल्दी आओ, वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली। कल्पना कहाँ है? मैंने कहते हुए सीता के पीछे छलांग लगा दी और उसी लम्हा मेरी नजर कल्पना पर पड़ गई। वो दरवाजे के सामने राहदारी में खड़ी थी। उसके जिस्म पर वही लिबास था जो कल शाम को पहन रखा था। हम सीता के पीछे तेजी से चलते हुए नीचे आ गए जहाँ लॉबी में दुर्गा हमारी मुंतजिर थी। उसके चेहरे पर भी तशवीश नुमाया थी। हम दुर्गा के साथ उसी राहदारी में आ गए जिसके ऐन ऊपर वो राहदारी थी, जिसके दाएं बाएं हमारे वो कमरे थे जहाँ से हम अभी निकल कर आए थे। मेरा ख्याल था कि दुर्गा हमें किसी कमरे में छुपा देगी और मेरे ख्याल में ये हमाकत ही होती। अगर यहाँ किसी कमरे में छुपाना था तो ऊपर वाला कमरा क्या बुरा था, मगर दुर्गा किसी कमरे का रुख करने की बजाय सामने बाथरूम में घुस गई और हमें भी अंदर आने का इशारा किया। मेरी आंखों में उलझन सी तैर गई। क्या वो हमें बाथरूम में बंद करना चाहती थी? मैंने अंदर कदम रखते हुए सोचा, लेकिन मेरा यह ख्याल भी गलत निकला। बाथरूम किसी कमरे ही की तरह कुशादा था। एक तरफ संगमरमर का बहुत बड़ा टब भी था और ये बाथरूम जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता था। फर्श पर संगमरमर के टुकड़े लगे हुए थे। 3 दीवारों पर 5 फुट तक टाइल्स लगे हुए थे। तमाम टुकड़े 5-5 इंच के थे और बड़ी नफासत से लगाए गए थे। दुर्गा बाथरूम का दरवाजा बंद कर ही रही थी कि बाहर से कॉल बेल की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से आगे बढ़ गई। दाईं तरफ कमोड लगा हुआ था। उसके पीछे दीवार के साथ फ्लश टैंकी थी। उसने टैंकी का ढकना उठा दिया और अंदर भरे हुए पानी में हाथ डालकर कुछ टटोलने लगी। टैंकी में भरा हुआ पानी पुरशोर आवाज के साथ कमोड में बह गया और दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। पहले तो मैं इसे अपना वाहिमा समझा था, लेकिन वो जो कुछ भी था हकीकत था। मैं मतवहश नजरों से सामने वाली उस दीवार को देख रहा था जिस पर फर्श से छत तक संगमरमर के टुकड़े लगे हुए थे। वो दीवार बीच से शक हो रही थी। उसका एक हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता सिरकता हुआ बाईं तरफ की दीवार में गायब हो रहा था। उस दीवार में इतना रास्ता बन गया था कि एक पहलवान किस्म का मोटा ताजा आदमी आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। हम तीनों उस दीवार के दूसरी तरफ आ गए और दीवार आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी जगह पर आने लगी। जैसे ही मौका मिला मैं आने की कोशिश करूंगी, दुर्गा ने कहा। वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं, यहाँ तुम लोग बिल्कुल महफूज रहोगे। दीवार अपनी जगह पर आ गई। मैंने गहरा सांस लेते हुए सीता की तरफ देखा और फिर दीवार को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा।
उस तरफ अगरचे संगमरमर के टुकड़े नहीं लगे थे, आम प्लस्तर था जिस पर रंग किया हुआ था, लेकिन उसमें कोई बाल बराबर लकीर भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये दीवार 2 हिस्सों में तकसीम हो सकती है। ये कुशादा कमरा था जिसमें चंद टूटी फूटी कुर्सियां और कुछ फर्नीचर बेतरतीबी से पड़ा हुआ था। मेरा ख्याल था कि नामालूम मुद्दत तक हमें इस कमरे में ही कैद रहना पड़ेगा, लेकिन जब मैं दूसरी तरफ घूमा तो बाईं तरफ की दीवार में एक दरवाजा देखकर मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सीता मुझसे पहले ही उस दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। मैंने कल्पना की तरफ देखा, उसके चेहरे पर एक बार फिर खौफ के साए उभर आए। इस दौरान सीता दरवाजा खोल चुकी थी, उससे आगे एक मुख्तसर सी राहदारी थी। मैं कल्पना का हाथ पकड़कर राहदारी में आ गया। राहदारी के अख्ताम पर हालनुमा बड़ा कमरा था, उसमें ओस दर्जे का फर्नीचर लगा हुआ था। एक एक कमरा उस राहदारी के दाएं बाएं था और एक सामने। उस कमरे के साथ एक और राहदारी थी, दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था। मुझे तो ये सब कुछ देख देख कर हैरत हो रही थी। सीता की आंखों में भी हैरत और उलझन के तासुरात नुमाया थे। हम लोग एक एक कमरे में घूमते हुए किचन में आ गए। यहाँ जरूरत का हर सामान मौजूद था। ये 3 बेडरूम्स का एक मुकम्मल मकान था और उसकी आरास्तगी और सामान देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि यहाँ किसी की रिहाइश भी है। सीता ने आखिरी दरवाजा खोला तो मेरी आंखों में चमक सी उभर आई। सामने एक कुशादा पुख्ता सहन था जिसके ऐन बीच में एक गोल क्यारी थी, जिसके गिर्द 3-4 इंच ऊंची पुख्ता मुंडीर थी और इस क्यारी में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। सहन की दीवारों के साथ भी 3-3 फुट चौड़ी क्यारियां थी जिनमें फूलों के पौधे लगे हुए थे। सामने वाली दीवार में वो दरवाजा था जो गालिबन गली में खुलता था। सीता उस दरवाजे की तरफ बढ़ी तो मैं भी उसके साथ ही था। उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका। मैं भी गर्दन आगे निकालकर इधर उधर देखने लगा। ये एक तंग सी गली थी जिसमें मकानों के दरवाजे एक दूसरे से खासे फासले पर नजर आ रहे थे। ये तमाम मकान पुरानी तर्ज के थे। दरवाजों के दरमियान फासले बता रहे थे कि ये मकान अंदर से काफी कुशादा होंगे। गली तकरीबन 100 गज लंबी थी। उसके अख्ताम पर गालिबन कोई बाजार था। इक्का दुक्का लोगों की आमदोरफ्त दिखाई दे रही थी, अलबत्ता गली बिल्कुल सुनसान थी। सीता ने दरवाजा बंद करके कुंडा चढ़ा दिया और हम हाल कमरे में आ गए जहां कल्पना खड़ी मतवहश नजरों से इधर उधर देख रही थी। तुम्हारे बाप को ऐसी क्या पड़ी थी कि रातों रात 650 किलोमीटर का फासला तय करके सुबह सवेरे यहाँ पहुँच गया? मैंने एक सोफे पर बैठते हुए कहा। मेरी मुखातिब जाहिर है सीता ही थी। महाराज धर्मेश सिंह की हवेली में 2 अफराद का कत्ल कोई मामूली बात नहीं, सीता ने जवाब दिया। और फिर कैप्टन गोपाल सिंह उनका भतीजा था। उस फौजी ऑफिसर के कत्ल ने तो इंतजामियों को हिला कर रख दिया होगा। कल के अखबार में तो यही लिखा था कि पिताजी को जयपुर में इत्तला दे दी गई है और वो कल दोपहर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस दुर्घटना ने पिताजी को भी हिला कर रख दिया होगा और वो रात ही को वहाँ से चल पड़े। हमें तो उन्होंने घर से बेघर कर दिया ना। मैंने कहा, कितनी मीठी नींद सो रहा था मैं। मेरा ख्याल है अभी तो 7 भी नहीं बजे होंगे। 7:15। सीता ने दीवार पर आवेजा घड़ी की तरफ देखते हुए कहा। और क्या तुम्हें यह घर नहीं लग रहा? हर चीज मौजूद है यहाँ। अगर तुम चाहो तो किसी भी कमरे में जाकर सो सकते हो। अब अगर जाग गए हैं तो दोबारा सोने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नींद तो तुम्हारे पिता का नाम सुनते ही उड़ गई थी। लेकिन क्या? सीता ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। शायद हमें भूखा रहना पड़े, कम से कम उस वक्त तक जब तक तुम्हारे पिता कहीं चले नहीं जाते। और उस वक्त तक अपने अकब में घंटी की आवाज सुनकर मुझे यूं लगा जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। मैं अपनी जगह से कई फुट ऊपर उछल पड़ा था। सीता और कल्पना भी वहशत ज़दा सी हो गई थी। मैं संभल कर पीछे मुड़ा तो मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। सोफे के साथ जरा पीछे एक छोटी तपाई पर टेलीफोन रखा हुआ था और उसकी घंटी बज रही थी। मैं उलझी हुई नजरों से सीता की तरफ देखने लगा। ये मकान पता नहीं किसका था और फोन कॉल भी न जाने किसके लिए। अभी तक तो हमें इस मकान में कोई जीरो नजर नहीं आया था। सीता ने इशारा किया तो मैंने फोन का रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया, लेकिन बोला कुछ नहीं। दूसरी तरफ से किसी के बोलने का मुंतजिर रहा। मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और एक लम्हा बाद ही एक नस्वानी आवाज मेरी समाज से टकराई। सीता, मैं दुर्गा बोल रही हूँ। ओह दुर्गा जी। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। महावीर जी। दुर्गा की आवाज सुनाई दी। अभी थोड़ी देर में राजीव नाम का एक आदमी मकान पर पहुंच जाएगा। वो तुम लोगों के नाश्ते खाने का बंदोबस्त कर देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। शुक्रिया दुर्गा जी। मैंने कहा, तुमने जिस तरह हमें हवेली से निकाला था, मैं तो यही समझा था कि हमें फाका ही करना पड़ेगा। जवाब में हंसी की हल्की सी आवाज सुनाई दी और फिर लाइन बेजान हो गई। मैंने रिसीवर रख दिया। राजीव गांधी हमारे लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं। मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सीता ने मुझे घूरा।
उसकी तो राख भी अब तक नीस्तो नाबूद हो चुकी होगी, पर शायद उसकी आत्मा तुमसे मिलने के लिए आने वाली हो। आत्मा हो या कोई जीता जागता इंसान। मैंने कहा, बहरहाल हमारे खाने पीने का बंदोबस्त हो गया है। अभी थोड़ी देर में मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही बाहर के दरवाजे पर दस्तक की आवाज उभरी तो मैं अपनी जगह से उठ गया। वो आ गया है। मैं बाहर आ गया। बैरूनी दरवाजे के करीब पहुंचकर कुंडा गिराने से पहले मैंने दरवाजे की जुरी से झांक कर देखा। वो आदमी दरवाजे के बिल्कुल करीब खड़ा था और उसके सिर्फ कपड़े ही दिखाई दे रहे थे। उसी लम्हा दस्तक एक बार फिर उभरी और साथ ही एक बारी आवाज सुनाई दी, महावीर जी दरवाजा खोलो, राजेव आया हूँ। मैंने कुंडा गिरा दिया। दुर्गा ने उसे मेरा नाम भी बता दिया था। दरवाजा खुलते ही जो आदमी अंदर दाखिल हुआ उसे देखकर मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर सी दौड़ गई। उसका कद 6.5 फुट से भी कुछ निकलता हुआ था। आबनूसी रंगत। उसने धोती और कमीज पहन रखी थी जिसके बटन खुले हुए थे। उसका चौड़ा सीना रीछ की तरह स्याह बालों से भरा हुआ था। शेव तो शायद उसने कुछ देर पहले ही बनाया होगा और मूंछें रुखसारों तक फैली हुई थी जिससे उसका चेहरा खासा खौफनाक हो गया था। मोटी मोटी सुर्ख आंखें, एक कान में चूड़ी की तरह बड़ा सा बाला और सर पर गवालों की तरह कपड़ा लपेट रखा था। उसके एक हाथ में छोटी पीतल की डोली थी जिसमें दूध था और दूसरे हाथ में शॉपिंग बैग था जिसमें गालिबन नाश्ते का सामान था। नमस्कार महावीर जी, उसने दोनों हाथ किसी कदर ऊपर उठाते हुए कहा। आधा घंटा पहले मुझे दुर्गा देवी ने बताया था कि मेहमान आए हैं, उनके खान पीन का बंदोबस्त करूं। ढाबे पर देर हो गई। अच्छा ठीक है, पहले हमारे लिए चाय बनाओ फिर नाश्ता तैयार करना, मैंने दरवाजा बंद करते हुए कहा। वो अंदर दाखिल हुआ तो मैं भी उसके पीछे ही था। उसने सीता का नाम लेकर प्रणाम किया तो मैं चौंक पड़ा। इसका मतलब था कि वो सीता को जानता था। सीता के मुंह से भी गहरा सांस निकल गया। कैसी हो सीता जी? राजेव बोला। बहुत अरसा से दर्शन नहीं दिया हो। पढ़ाई कैसी जा रही है? बस ठीक ही जा रही है, सीता ने जवाब दिया। तुम्हें दुर्गा ने यहाँ भेजा है ना, और उसने तुम्हें कुछ समझाया भी होगा। तुम चिंता मत करो सीता जी, राजेव जल्दी से बोला। हमने सीता देवी के बारे में कुछ नहीं सुनता, वरंतु से उसे नहीं देखा हूँ। ठीक है अब जाओ, पहले हमारे लिए चाय बनाओ, सीता ने कहा। राजेव किचन वाली राहदारी में चला गया और मैं सीता वाले सोफे पर बैठ गया। ये क्या चीज है? मैंने किचन की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ये बड़ी कुत्ती शय है, सीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बचपन से हमारे घर में पला है। पिताजी ने दुर्गा को यह हवेली लेकर दी तो इसे भी साथ भेज दिया। कुत्ते की तरह वफादार है, जान दे देगा पर मालिक पर आंच नहीं आने देगा। कल मैंने इसे हवेली में नहीं देखा तो यही समझी थी कि शायद दुर्गा ने इसे वापस भेज दिया है। अगर तुम्हारे पिता से इसका सामना हो गया तो तुम्हारे बारे में बता तो नहीं देगा? मैंने पूछा। नहीं, सीता बोली। दुर्गा ने इसे समझा कर ही यहाँ भेजा होगा और फिर मुझे हवेली की बजाय यहाँ देख कर भी बहुत कुछ समझ गया होगा। ये मकान, मैंने कहते हुए इधर उधर देखा। मैंने सुना था कि महल्लात और हवेलियों में ज़ेरे ज़मीन सुरंगें और खुफिया रास्ते होते हैं। आज पहली मर्तबा देखा है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि जरा सुकून होने दो, मैं तुम्हें यहाँ के तारीखी महल्लात और हवेलियों में खुफिया रास्ते और सुरंगें दिखाऊंगी। उन्हें देखकर तुम इत्मीनान से हैरान होते रहना। फिलहाल तो मैं हैरान हो रही हूँ, सीता ने कहा। किस बात पर हैरत है तुम्हें? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। इस मकान पर, सीता बोली। मैं दुर्गा की हवेली में कई बार आई हूँ। हवेली में तहखानों के बारे में तो मैं जानती हूँ, लेकिन बाथरूम से खुफिया रास्ता और ये मकान, मुझे इसका इल्म नहीं था। फिर तो वाकई हैरत है, मैंने कहा। तुम्हारे बाप की हवेली और तुम्हें इस खुफिया रास्ते का इल्म नहीं था। ये हिंदुस्तान है माय डियर, सीता ने मुस्कुराते हुए कहा। और ये खिता तो राजों महाराजों का है, जहाँ गद्दी के लिए अपने मुखालिफिन को मौत के घाट उतार देना बहुत मामूली बात समझी जाती थी। इक़्तिदार बहुत बुरी चीज है। तुम हिंदुस्तान की तारीख का मुताला करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ तख्तो ताज और गद्दी के लिए बाप ने बेटे और बेटे ने बाप को मौत के घाट उतारने में कभी और महसूस नहीं किया। हिंदुस्तान की तारीख में तो महल्लाती साजिशें बहुत मशहूर हैं। बरसरे इक़्तिदार शहनशाह या राजा को अपनी औलाद पर भी भरोसा नहीं होता था। औलाद खुसूसन बेटा पैदा होते ही वो अपने बचाव और फरार के रास्ते भी तैयार कर लेते थे। किसी राजा के महल के खुफिया खानों और सुरंगों का इल्म उसकी औलाद को भी नहीं होता था और मुसीबत के वक्त राजा अपनी जान बचाने के लिए वही खुफिया रास्ते इस्तेमाल करता था। तो गोया तुम्हारे बाप को भी अपनी औलाद पर भरोसा नहीं था, मैंने कहा। मेरे बाप का कोई बेटा नहीं था जिससे उसे कोई खतरा महसूस होता, सीता ने जवाब दिया। हम सिर्फ 2 बहनें हैं। मेरी दीदी शादी करके अमेरिका जा चुकी है और मैं तो वैसे ही बेजरर सी लड़की हूँ, अपने बाप की बहुत लाडली। मुझसे उसे क्या खतरा होगा जो वो ऐसी बातें मुझसे छुपाने की कोशिश करेगा। और वैसे भी हम दोनों बहनों की पैदाइश से पहले ही
पिताजी का राज सिंहासन छिन चुका था और ये हवेली। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, यह हवेली तो उन्होंने बनी बनाई खरीदी थी, जो बाद में दुर्गा को दे दी थी। अगर उन्हें इस खुफिया रास्ते का पता भी था तो हमें कुछ बताना जरूरी नहीं समझा, लेकिन हो सकता है दुर्गा को इसका इल्म हो और उसने तुम लोगों को कभी नहीं बताया। मैंने उसके खामोश होने पर कहा, वो तुम्हारे बाप की रखेल है। करोड़ों रुपए मालियत की यह हवेली उसने दुर्गा को बख्श दी थी। दुर्गा को यकीनन तुम्हारी माँ की तरफ से कोई खतरा होगा, इसीलिए तो उसने किसी हंगामी सूरत हाल में अपने बचाव का ये रास्ता छुपा कर रखा होगा। बहुत ज़हीन आदमी हो। सीता मुस्कुराई। तुम्हारे दिल में ऐसी बहुत सी बातें आ सकती हैं और आनी भी चाहिए, लेकिन दुर्गा को मेरी माँ से कोई खतरा नहीं है। इब्तदाई चंद बरसों में माताजी उससे कुछ नाराज रही थी, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता उनके दिल से मैल निकल गया और उन्होंने दुर्गा से मिलना भी शुरू कर दिया। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।